PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए एवं जनरल के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। जनरल में जैसे कि SSC, BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। और रेलवे, बैंकिंग, SSC या जहाँ कहीं भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, PYQ है, जो कि PCS और IAS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी स्टेट PCS के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1971 का संशोधन महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया तो 1976 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1976 में। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 1976 में, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम 1976 में संशोधित कर लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक किया गया तथा CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नहीं, राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये गलत हो गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है, तो ये भी गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। सलाहकारी नहीं होती है, मूल और अपीलीय तो होती है उच्च न्यायालयों की, लेकिन सलाहकारी सर्वोच्च न्यायालय की होती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 दोनों गलत हो गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो D हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। देखिए एक्सप्लेनेशन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखेंगे। अतः कथन 1 गलत है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, ध्यान रखेंगे। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। लोक निधि का अभिभावक, B आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों के लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं, क्या करते हैं? भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, B आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से
समुचित विधान मंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं, तो विकल्प गलत चुनना है। तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन इसका कर्तव्य नहीं है। ठीक है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन का नहीं। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण करना, ये तो है सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन, ये है, लेकिन डी नहीं है। देखिए, लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है, ध्यान रखेंगे। वरीयता अनुक्रम से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। वरीयता अनुक्रम से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। इनमें 4 अधिकारी दिए गए हैं, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इनमें, इन चारों में इनका सही अनुक्रम मतलब अग्रता क्रम वो करना है, मतलब सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो इनमें सबसे वरीय होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। तो हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन, दिए गए अधिकारियों का अग्रता क्रम इस प्रकार है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत की मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भारत की प्रथमता सारणी में वरीयता क्रम में बोल रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम में भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम क्रमशः इस प्रकार है। वरीयता क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले पे राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं। वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में सबसे पहले तो राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, उनके बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री आते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री आते हैं, और भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले इनमें से कौन है? तो अपने राज्य में राज्यपाल, सी आंसर हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष में, तो अपने राज्य में राज्यपाल इनमें पहले क्रम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव है, मंत्रिमंडल सचिव, सी आंसर हो जाएगा। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है, वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है
भारत के मंत्रिमंडल सचिव है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल सचिव है। सी आंसर हो जाएगा। संसद से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, संसद से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। सी आंसर होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। तो निर्वाचन सूची निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। तो यही गलत हो गया, सी गलत हो जाएगा। और देखिए, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो ये सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, तो ये भी सही है। और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, तो ये भी सही है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, तो डी भी सही है, लेकिन सी गलत है। सी आंसर हो जाएगा, सही नहीं पूछ रहा था। देखिए, भारत में मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। अन्य प्रश्नगत कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार के जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ध्यान रखेंगे, 1/6 भाग उनको प्राप्त होना चाहिए वैध मतों का, नहीं तो वो जमानत राशि इसकी जब्त हो जाएगी, अपनी जमानत खो बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है 2026 तक यथावत बना रहेगा। देखिए, संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है तो कौन सा? 2026। ठीक है, 2026 के बाद जो जनगणना होगी तभी
फिर इसको सीटों में बदलाव होगा, लोकसभा के सदस्यों के सीटों में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष क्या है? तो 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर फिर सीटों की संख्या में बदलाव होने का कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितनी? तो अब लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। जो दो एंग्लो इंडियन का जो पहले राष्ट्रपति द्वारा वो किया जाता है नाम, उनको अब हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय से दो चुने जाते थे, उसको अब खत्म कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन द्वारा अब दो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 550 हो सकती है। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, लोकसभा जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 530 राज्यों प्लस 20 संघ राज्यों और दो जो एंग्लो इंडियन समुदाय थे वो अब खत्म कर दिया गया। 104 में मतलब 104th संविधान संशोधन द्वारा, तो खत्म होने के बाद 550 रह गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो 31वें संविधान संशोधन ने कर दी थी। 525 से सीटों के बढ़ाकर 545 कर दी थी। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो 31वें संविधान संशोधन ने कर दी थी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 जनगणना के आधार पर है। ठीक है, सीटों का आवंटन अभी कितना 1971 के आधार पर ही है। ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। बी आंसर होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो उपयुक्त सभी में हैं। उपयुक्त सभी में, ठीक है, आरक्षण नहीं है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, उपयुक्त सभी होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा। प्रश्न काल में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं था। ठीक है, तो
इनमें किसी में भी नहीं था। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय इनमें नहीं था। देखिए प्रश्न काल में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, नागालैंड, सिक्किम राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं था। तथापि अब 2008 के परिसीमन के बाद मेघालय की दोनों लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। मेघालय की दोनों लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अब मेघालय में कर दी गई हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है तो उपर्युक्त सभी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तो उपर्युक्त सभी में देखिए एक्सप्लेनेशन। प्रश्नावधि में, प्रश्नकाल में अग्रांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2-2 सीटें किए गए हैं। 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2-2 किए गए हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी कितनी? तो 6, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। प्रश्नावधि में 1996 में दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 6 और 8 थी। 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान 7 और 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश करता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास थी? भारत के राष्ट्रपति के पास थी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति। लेकिन अब इसको, जो आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, उसको अब 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि अब इसको जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने ये मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी, ठीक है। राष्ट्रपति इस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता था, लेकिन अब इसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा अब जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, इसको समाप्त कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता था, मनोनीत किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन अब ये समाप्त कर दिया गया है। डी आंसर होगा पहले के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करता था लोकसभा में, लेकिन ये अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सांविधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों की निर्वाचित होने वाली लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये है 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन, जो कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित था। 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा की सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई, जिनमें 530 राज्यों एवं 13 संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होने और 2 सदस्यों के आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित होने का प्रावधान है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। अभी कितना है लोकसभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण? 550 हो सकते हैं। 530 राज्यों से प्लस 20 संघ शासित प्रदेशों से, और जो 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे 2 राष्ट्रपति द्वारा, उसको अब 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। कैसे? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कैसे? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। ठीक है, सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। बी आंसर होगा। देखिए, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम जो होता है 1/10 होता है। ठीक है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। डी आंसर होगा। देखिए, अनुच्छेद 103, ठीक है, अनुच्छेद 100 का खंड 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या होता है। ठीक है, मतलब मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु 1/10 सदस्य होना चाहिए उसको प्राप्त, तब उसको विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कितनी? तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10।
कुल सदस्य संख्या का 1/10 घनपूर्ति संख्या है। सी आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा ने सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है तो कितनी है? तो 550। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? तो 550 अब हो गई है। पहले 552 जो थी, 552 जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, उसको अब समाप्त कर दिया गया है और अब 550 ही सदस्य संख्या है। ध्यान रखेंगे, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है अब कितनी है? तो 550 ही है। देखिए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई उत्तर सही नहीं है। लोकसभा संसद का निचला सदन है, इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 550 अब है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या अब कितनी है? तो 543 सदस्य संख्या है अभी। जो 545 उस समय होती थी जब 2 एंग्लो इंडियन होते थे तब, लेकिन अब जो 2 एंग्लो इंडियन है वो अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब अभी का वर्तमान स्थिति 543 है। ठीक है, ऐसे होते हैं कितनी सदस्य संख्या ऐसे लोकसभा की कितनी है? तो 550 होनी चाहिए, लेकिन अभी है कितनी वास्तविकता में? तो 543 है। ध्यान रखेंगे इसको। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 हो जाएगी। ठीक है, अब 543 हो जाएगी वर्तमान में, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को अब जो मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा वो अब समाप्त कर दिया गया है। तो 545 ना होकर के 543 वास्तविक स्थिति। ऐसे होना कितना चाहिए? 550, लेकिन अभी चुने जाते हैं वास्तविक रूप में 543। देखिए आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? तो 530 है, 530 थी। ठीक है, 530 राज्यों से चुने जाते हैं और प्लस 20 जो होते हैं संघ शासित क्षेत्र से होते हैं, और जो 2 एंग्लो इंडियन थे उसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए और भी लाया जा सके। ठीक है, और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।